हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज पी एन आर्या। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज की कंप्लीट वीडियो सीरीज हिंदी में। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम प्रोग्रामिंग के साथ साथ हर एक टॉपिक की थ्योरी भी कवर करेंगे, क्योंकि थ्योरी पार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको उनके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। और प्रोग्रामिंग पार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपको हर एक प्रोग्राम के लॉजिक्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। तो सी प्लस प्लस का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि किस तरह से सी प्लस प्लस का कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं जिसमें हम सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग करेंगे। तो कोड ब्लॉक है, वीएस कोड है, देव सी प्लस प्लस, नेटबीन्स, जीसीसी कोड। दीज आर द कंपाइलर्स ऑफ सी प्लस प्लस। इसमें हर एक प्रोग्रामिंग की कोडिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप किसी भी कंपाइलर को अपने मशीन पर या कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे जो कंपाइलर्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप उसमें डायरेक्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसमें से आपके पास यदि आपके मशीन में मीन्स स्पेस कम है तो आप उसको इंस्टॉल ना करके डायरेक्ट ऑनलाइन कंपाइलर यूज करके उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती क्या है? प्रोसीजर प्रोग्रामिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोग्रामिंग मॉडल विच इज derived from structured programming based upon the concept of calling procedure. Procedure, also known as a routine, subroutine, or function, simply consist of series of computational steps to be carried out. तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होती है? रूटीन्स और सब रूटीन्स को और फंक्शंस को कंटेन करती है। और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग एक टॉप टू डाउन अप्रोच होती है जो कि प्रोग्राम्स को कंपाइलर टॉप टू डाउन की तरफ एग्जीक्यूट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं: फोर्ट्रान, एल्गोल, कोवोल, बेसिक, पास्कल, एक्सेट्रा। तो ये सारी लैंग्वेजेस प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड इन 1980 बाय बेजार्न स्ट्रोस्टक एट बेल लेबोरेटरी इन एटीटी लेबोरेटरी लोकेटेड इन यूएसए। तो यहाँ पे साइंटिस्ट थे जो 1980 में बेजार्न स्ट्रोस्टक ने बेल लेबोरेटरी में सी प्लस प्लस लैंग्वेज को डेवलप किया था। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऊप्स लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सी का यूज करके डेवलप किया था। सी का जो सिग्निफिकेंट थे उसको चेंज किए बिना, ताकि सी को एक्चुअली एक्सटेंड किया था, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, डेवलप किया था। Object oriented programming can be defined as a programming model which is based upon the concept of concept of object। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है। ऑब्जेक्ट कंटेन डेटा इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कोड इन द फॉर्म ऑफ मेथड्स। तो ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स को कंटेन करता है और मेथड्स को कंटेन करता है। In object-oriented programming, computer programs are designed using the concept of object that interact with the real world। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं। Object-oriented programming language are various, but the most popular ones are the class-based, meaning that object are instances of class। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट इसलिए यहाँ पर आया है कि इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, कि हर एक क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम क्लास के जो भी डेटा मेंबर डेटा फंक्शंस हैं उनको एक्सेस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे इंस्टांस कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हैं, जैसे जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, पीएचपी। तो दीज आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पहला डिफरेंस है, इन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड द फंक्शन। तो प्रोसीजर में क्या है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में प्रोग्राम डिवाइड रहता है जिसको हम फंक्शंस कहते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं डिवाइड होते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। क्लियर। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग फॉलो टॉप डाउन अप्रोचेस, है ना, इसमें प्रोग्राम से टॉप टू डाउन एग्जीक्यूट होते हैं, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उल्टा होता है, यहाँ पे बॉटम टू अप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, क्योंकि टॉप पर हम क्लास को डिफाइन करते हैं और बॉटम में हम मेन फंक्शन बनाते हैं। तो हमेशा जो प्रोग्राम रन होता है वो मेन फंक्शन से होता है, क्योंकि मेन फंक्शन क्या होता है, नीचे होता है, तो इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ एग्जीक्यूट होती है। देयर इज नो एक्सेस स्पेसिफायर इन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता है सी लैंग्वेज में, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इस एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जैसे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, जो कि डेटा को अलग अलग मोड में यहाँ पे सेव करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं। एडिंग न्यू डेटा एंड फंक्शंस इज नॉट इजी, तो सी लैंग्वेज में कोई डेटा फंक्शन हमें ऐड करना है बीच में या प्रोग्राम में तो वो इजीली इसमें ऐड नहीं कर सकते, बट सी सी प्लस प्लस में हम न्यू डेटा को इजीली ऐड कर सकते हैं। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग डज नॉट हैव एनी प्रॉपर वे फॉर हाइडिंग डेटा, सो इट इज लेस सिक्योर, तो सी लैंग्वेज में जो डेटा है वो लेस सिक्योर होता है, सिक्योरिटी कम रहती है, बट सी प्लस प्लस में डेटा की सिक्योरिटी स्ट्रोंग रहती है, ताकि कोई अनदर अथोराइज्ड यूजर डेटा को एक्सेस ना कर पाए। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल, तो सी लैंग्वेज में ओवरलोडिंग नहीं होती है, बट सी प्लस प्लस में हम ओवरलोड कर सकते हैं फंक्शंस को भी और ऑपरेटर्स को भी। इन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग फंक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेटा, तो यहाँ पे फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं डेटा के कंपेयर में, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा इंपॉर्टेंट होता है बट फंक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। क्लियर। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द अनरियल वर्ल्ड, तो यहाँ पे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या है, अनरियल वर्ल्ड पे बेस्ड होती है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड पे बेस्ड होती है। अब हम देखेंगे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम और एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम। तो सी लैंग्वेज प्रोग्राम को यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से सी लैंग्वेज वर्क करती है, उसका फ्लो हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो पहली लाइन है यहाँ पे इंडिकेट कर रही है दिस इज द हेडर फाइल, हेडर फाइल को हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं हैश इंक्लूड, तो ये क्या है, डायरेक्टिव है, ठीक है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या है, प्री प्रोसेसर, इसको हम पूरे को कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब यहाँ पे स्टूडियो का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो प्रोग्राम में हम जो भी फंक्शन यूज करते हैं प्रिंटफ और स्कैनफ, ये जो फंक्शंस होते हैं वो स्टैंडर्ड टाइप के होते हैं, और यदि हम ये वाली हेडर फाइल यूज नहीं करेंगे तो ये फंक्शंस रन नहीं होंगे, तो प्रोग्राम में एरर जनरेट होगी, तो इसलिए हमें हेडर फाइल का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हेडर फाइल आपको क्लियरली समझ में आ गई है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं इंट मेन, तो इंट मेन क्या है, एक मेन फंक्शन है जो कि हर एक प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, ये चीज आप याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हर एक प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, और प्रोग्राम को ये भी कह सकते हैं कि जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोग्राम का ड्राइवर होता है, जो कि पूरे प्रोग्राम को ड्राइव करता है। क्लियर। तो यहाँ पे मेन फंक्शन की हमने बॉडी ओपन की कर्ली ब्रेस से, तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे और फिर इसको हम लास्ट में क्लोज करते हैं, तो इसके अंदर जो भी हम चीज लिखते हैं ओपन टू क्लोज वो क्या कहलाती है, प्रोग्राम की बॉडी कहलाती है। क्लियर। फिर ये नेक्स्ट लाइन हम देखेंगे प्रोग्राम के अंदर इंट नंबर नम टू सम, तो नंबर यहाँ पे नंबर क्या है, एक वेरिएबल है, नम टू वेरिएबल है, सम वेरिएबल है, ठीक है, और एक वेरिएबल क्या है, इंटीजर टाइप के हैं, तो इंट क्या है, एक डेटा टाइप है जो कि इंटीजर टाइप के वैल्यूज को स्टोर करेंगे। क्लियर। इसके बाद हमने सेमीकोलन क्यों यूज किया, क्योंकि कंपाइलर जब इस लाइन को रीड करेगा या एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे वो आएगा लास्ट में सम तक, और उसको चेक करेगा, सेमीकोलन जैसे ही मिलेगा तो कंपाइलर समझ जाएगा कि ये लाइन यहाँ पे एंड हो गई है। क्लियर। फिर वो नेक्स्ट लाइन को यहाँ पे स्विच हो जाएगा और फिर नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। क्लियर। इसलिए हम लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन का यूज करते हैं। क्लियर। अब प्रिंट फंक्शन का काम ये है कि कोई भी लाइन को प्रिंट करना है या किसी भी चीज को प्रिंट करना है तो प्रिंट फंक्शन का हम यूज करेंगे। तो प्रिंट फंक्शन क्या करेगी, ये जो एक्सप्रेशन या जो जो लाइन लिखी हुई है एंटर टू नंबर इंटीजर नंबर्स, ये सेम लाइन यहाँ पे या सेम मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं स्कैनफ फंक्शन
उस वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने स्कैनर का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से है, %d %d m%num1 m%num2। तो यहाँ पे m%num1 या इसको एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं, जो कि कीबोर्ड से जो भी हम वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं वो नंबर में स्टोर होगा, और उसका एक पर्टिकुलर मेमोरी में एक लोकेशन होगी, क्योंकि ये वेरिएबल कहीं ना कहीं मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उसका एड्रेस यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन में यहाँ पे एड्रेस दिया जाता है, ताकि जो हम वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं तो वो किस एड्रेस पे वो स्टोर है, किस एड्रेस पे लोकेट है, उस वैल्यू को हम एक्सेस कर सकें इजिली। इसलिए यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन में हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं वेरिएबल के साथ। और %d क्या है? %d यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग है, जो कि जो भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रही है उसको यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। यदि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं इसलिए हम %d का यूज कर रहे हैं। यदि हम फ्लोट टाइप की वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो यहाँ पे %f का यूज करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे दो बार हमने %d का यूज किया है, इस क्योंकि यहाँ पे हमने दो वेरिएबल यूज किए हैं। यदि हम एक वेरिएबल यूज करते हैं तो एक %d का यूज करते हैं। तो स्कैनफ फंक्शन क्लियरली समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट लाइन हम देखेंगे, सम इक्वल टू num1 प्लस num2। तो num1 में हमने यहाँ पे दो वैल्यू इनपुट कर दी, तो दो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो चुकी हैं। इसके बाद दोनों वैल्यू यहाँ पर आएंगी नंबर में। पहली वैल्यू सपोज 10 और नंबर में सपोज 20। दोनों वैल्यू को प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों वैल्यू को ऐड कर देगा। इसके बाद इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जो कि राइट साइड में जो भी वैल्यू है उसको लेफ्ट में कॉपी करता है। ठीक है? लेफ्ट में स्टोर करता है। तो लेफ्ट में कौन सा वेरिएबल हमने लिखा, सम, तो सम में दोनों वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर देगा। क्लियर? इसके बाद हम सम को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रिंटफ फंक्शन से। तो हमने लिखा printf %d सम। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक कंट्रोल स्ट्रिंग हमने यहाँ पे ली है, क्योंकि देखो यहाँ पे सम हमने एक वेरिएबल लिया है, इसलिए हमने एक बार यहाँ पे %d का यूज किया है। ठीक है? रिटर्न जीरो क्या कहते हैं, रिटर्न जीरो इंटीजर टाइप की वैल्यू मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा, ताकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। ठीक है? अपने एग्जीक्यूशन से। या रिटर्न जीरो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। क्लियर? अब हम देखेंगे C++ का प्रोग्राम। तो C++ और C में थोड़ा सा डिफरेंस ही है, यहाँ पे हेडर फाइल चेंज हो जाती है, और जो फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट के, वो भी चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे जो हम यूजिंग नेम स्पेस लिखते हैं ये भी, तो इस प्रोग्राम को हम एक एक लाइन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम पहली लाइन समझेंगे, हैश इंक्लूड आयु स्ट्रीम। तो ये क्या है, हेडर फाइल है। इस पूरी लाइन को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब आयु स्ट्रीम का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं आउटपुट कर रहे हैं, तो वो दोनों फंक्शन होते हैं। सी आउट क्या करेगा, आउटपुट देता है या प्रिंट करता है, और सी इन क्या करता है, स्कैनफ जैसे ही वर्क करता है, ये वैल्यूज को कीबोर्ड से इनपुट मींस इनपुट जो हम कीबोर्ड करते इनपुट करते हैं वो यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। क्लियर? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का मतलब ये होता है, जो भी हम यूजिंग नेम स्पेस का मतलब ये होता है कि जो भी हम फंक्शंस यूज कर रहे हैं सी आउट और सी इन, वो क्या है, स्टैंडर्ड टाइप के हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमने लिखा यूजिंग क्या है, एक कीवर्ड होता है, और इस नेम स्पेस क्या होता है, एक लाइब्रेरी होती है, जो कि सी आउट और सी इन फंक्शन है इस लाइब्रेरी में स्टोर रहते हैं। क्लियर? और ये एसटीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइप के। तो सी आउट और सी इन फंक्शन क्या है, स्टैंडर्ड टाइप के फंक्शन होते हैं। क्लियर? इसके बाद मेन फंक्शन हम यूज करते हैं, जो कि यहाँ से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है? देन प्रोग्राम यहाँ पर अंदर आएगा, फिर यहाँ पर रीड करेगा ये वाली लाइन, कि ये वाले जो क्या है, डेटा टाइप इंटीजर टाइप का, और कितने वेरिएबल यहाँ पे हमने डिक्लेयर किए हैं, जैसे 3 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, नंबर num2 एंड ऐड। इसके बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया, इसका मतलब कंपाइलर समझेगा कि ये वाली लाइन यहाँ पे एंड हो गई, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे स्विच हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। क्लियर? तो सी आउट एंटर टू नंबर, तो सी आउट क्या करेगा, प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ जैसे फंक्शन जो हमने सी में देखा था। तो सी आउट का फॉर्मेट इस तरह से, सी आउट रेंगुलर ब्रैकेट हम यूज करेंगे। तो सी आउट और सी इन क्या है, ये फंक्शन है, और ये जो बीच में हम यूज देख रहे हैं, दिस इज द
ऑपरेटर, इस ऑपरेटर का नाम है इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर क्या करता है, जो भी हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है, जो भी लाइन लिखी है, उसको मॉनिटर पे इंसर्ट करना, मॉनिटर पे डिस्प्ले करना। क्लियर। इसका सीन क्या करता है, सीन फंक्शन कीबोर्ड से वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, और सीन के साथ जो हमने ऑपरेटर यूज किया है, इसका नाम होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का मतलब होता है कीबोर्ड से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना और उसमें स्टोर करना वेरिएबल में। क्लियर। तो जो भी हम वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट कर रहे हैं, उसको cn फंक्शन एक्सट्रैक्ट करता है और वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेगा। इसके बाद ऐड फंक्शन करेगा, जो भी num1 में num2 में जो भी एडिशन आएगा वो ऐड वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। देन यहाँ पे ऐड की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सी आउट फंक्शन के थ्रू, और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है। अब हम दोनों प्रोग्राम्स को रन करेंगे बाय यूजिंग ऑनलाइन कंपाइलर। क्लियर। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर यूज करेंगे। ठीक है। हम करेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया, और यहाँ पे हम प्रोग्राम को टाइप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है हमारे पास। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, लेकिन आपको प्रोग्राम को टाइप करना है। ठीक है। यहाँ पे मैं प्रोग्राम को पेस्ट करूँगा और इसको मैं रन करूँगा। तो यहाँ पे जस्ट हम रन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। आप देख रहे होंगे प्रोग्राम रन हो गया, और यहाँ पे पूछ रहा था सबसे पहले प्रिंटफ में जो मैसेज है, एंटर टू इंटीजर नंबर से, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंटर टू इंटीजर नंबर यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपको इनपुट करना है। सपोज आपने इनपुट किया 45, तो 45 जैसे आपने इनपुट किया, तो स्कैनर फंक्शन क्या करेगा, एक नंबर इसमें स्टोर करेगा 45। जैसे इनपुट किया, हमने सेकंड नंबर दिया 70, तो 70 वैल्यू जैसे मैंने कीबोर्ड से दी, स्कैनर फंक्शन ने यहाँ क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली और num2 में यहाँ पे स्टोर करा दिया। इसके बाद जैसे ही इनपुट मैंने एंटर हिट किया, तो क्या करेगा, दोनों वैल्यू यहाँ पे आ चुकी हैं और इसको सम करके और इस यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। इस तरह से इसका आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह से हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम देखते हैं। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, यहाँ हमने इसको कॉपी किया, और इसके बाद इसको हम सेव कर सकते हैं। सबसे पहले इसको सेव करने के लिए यहाँ पर आप जाएंगे, इसको हम इनपुट करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। क्लियर। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इसके बाद हम इसको सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाएंगे, इसको हम रन करेंगे। इसको मैंने रन किया, तो ये पूछ रहा कि एंटर टू वैल्यूज में, जैसे 40 एंड 50 मैंने इनपुट की, तो इसका आउटपुट आएगा 90। तो इस तरह से सी प्लस का प्रोग्राम भी सी जैसे ही यहाँ पर रन हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम को सेव भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हम सेव पे क्लिक करेंगे तो इस प्रोग्राम को न्यू प्रोजेक्ट पे पूछ रहा, यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं किसी नाम से, जैसे एडिशन। ठीक है, एडिशन। तो इस तरह से हमने एडिशन दिया, इसको एंटर किया, तो ये प्रोग्राम क्या हो गया, यहाँ पे सेव हो गया। इस प्रोग्राम को आप फ्यूचर में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाएंगे माई प्रोजेक्ट, इस कंपाइलर में GDB में आप लॉगिन करेंगे। ये देखो लॉग आउट बता रहा है क्योंकि हमने इसमें लॉगिन कर चुके हैं। तो जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसको हम सेव करेंगे, हमारी एक डायरेक्टरी बन जाएगी, उसमें हम सारे प्रोग्राम को सेव करेंगे। उसके बाद हम किसी भी कोड को या किसी भी प्रोग्राम को हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम माई प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे हमारे सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे स्टोर रहेंगे, एक डायरेक्टरी यहाँ पे बन जाएगी, हमारा अकाउंट बन जाएगा। जैसे हम किसी प्रोग्राम को यहाँ पे एडिशन को हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, तो ये डाउनलोड में चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे हम डाउनलोड फोल्डर ओपन करेंगे। इसके बाद हम एडिशन पे जाएंगे, फाइल का फोल्डर यहाँ पे कंप्रेस होकर डाउनलोड हुआ था, इसको हम ओपन करेंगे तो आपका ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोग्राम डिस्प्ले हो गया। ठीक है। इस तरह से हम प्रोग्राम को ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। क्लियर। तो आई थिंक ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो इस प्रोग्राम से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड का भी मीन्स फायदा हो जाएगा। और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के न्यू वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।